Hi, good morning, everyone. Welcome in this video. A new chapter we have to do, the name of which is valuation rules. मैंने आपको जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई थोड़ा बहुत तो कराया ही था. अब मैं जो है आपको वैल्यूएशन रूल्स करवाने वाला हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आएगा. इसमें से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे जीएसटी का. जो हमने पहले वैल्यूएशन करा उससे भी आ सकता है, और जो वैल्यूएशन रूल्स हैं उससे भी आ सकता है. चलिए बात करते हैं वैल्यूएशन रूल्स की. तो अगर आपको याद होगा कि जो हमने वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने एक कंडीशन लगाई थी कि अगर प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है, यानी आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रही हैं उसके बदले आपको सिर्फ रुपया मिल रहा है, चाहे वो बैंक में मिले कैश में मिले. कहने का मतलब क्या है कि प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है, यानी आपको जो है सिर्फ पैसा मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है. सर और कुछ भी मिल सकता है क्या? जी हाँ, बार्टर सिस्टम भी हो सकता है कि तुम मुझे गेहूँ दो, मैं तुम्हें चावल दूंगा. तो प्राइस जो है वो सोल कंसीडरेशन था, हमने जो वैल्यूएशन का चैप्टर करा था. और रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी. ये दो कंडीशन मीट हो रही थी, तब हमने कहा था कि जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी ना, उसमें जो कुछ चीज़ें अलाउड है कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, वो एडजस्टमेंट कर कर ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी, जिस पर आप जीएसटी लगाएंगे. तो ये चीज़ हमने करी थी. अब मान लेते हैं कि प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, या रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही, तब आप क्या करेंगे? तो उस केस में जो है वैल्यूएशन के रूल्स लगेंगे, और रूल्स में बताया हुआ है कि कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए जो है हम आज का चैप्टर करने वाले हैं. तो हम जो है अपना चैप्टर नंबर 2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है, या कंडीशन मीट नहीं हो रही है, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है. उस केस में रूल्स लगते हैं. इसमें पहला रूल आ रहा है वैल्यूएशन रूल्स का, रूल नंबर 27. ये कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी. ये रूल किसके लिए बना है? जहां पर मॉनेटरी के साथ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है. इसमें जो है ना 4 मेथड बताए हुए हैं, ए बी सी एंड डी. और ए के बाद बी तभी लगेगा जब ए नहीं लग रहा, और सी तभी लगेगा जब ए और बी दोनों नहीं लग सकते, और डी तभी लगेगा जब ए बी सी तीनों ही नहीं लग सकते हैं. तो हमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है. प्रेफरेंस हमें देनी है, ए पॉइंट को, ए मेथड को. ए मेथड कहता है कि जो ओपन मार्केट वैल्यू है ना गुड्स की, जो भी सप्लाई की है, गुड्स या सर्विस दोनों हो सकते हैं, वही आप कंसिडरेशन मान लीजिए, वही आप जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लीजिए. मतलब इसका मतलब ये कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक नया फ़ोन जो है सप्लाई करा गया, और वो नया फ़ोन जो 20,000 का सप्लाई कर रहे हो, उसमें 20,000 के साथ आपको एक ओल्ड फ़ोन भी मिल रहा है. तो यहाँ पर जो है प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, यहाँ पे नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है. तो इस केस में जो चीज़ आप सप्लाई कर रहे हैं, यदि उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, कि मान लेते हैं कि अगर ये एक्सचेंज के बिना बिकता तो 24,000 का बिकता, तो मुझे इस केस में नए फ़ोन की मार्केट वैल्यू मालूम है, ओपन मार्केट वैल्यू. उस केस में मैं इस ओपन मार्केट वैल्यू को ही सप्लाई मान लूंगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लूंगा. ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि जो आप अनरिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और उसमें जीएसटी का कोई पोर्शन इंक्लूड नहीं होता है, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई. तो इस एग्जाम्पल के केस में 20,000 का फ़ोन था, और साथ में एक ओल्ड फ़ोन भी आपको मिल रहा था नया फ़ोन देने के बदले. तो इस केस में नया फ़ोन की कीमत अगर 24,000 है, और वो आमतौर पर बिकता है 24,000 का, ओपन मार्केट में आप बेचते हैं, तो वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे. सर अगर ऐसा नहीं है तो हम किसी स्पेशल बंदे को दे रहे हैं और उसे हम ओपन मार्केट में ऐसे बेचते ही नहीं हैं, ओपन मार्केट वैल्यू जो है अवेलेबल ही नहीं है, क्या करोगे आप? हम या तो एक्सचेंज के साथ ही बेचते हैं, और इंडिविजुअली तो हम उसे बेचते ही नहीं है, और ओपन मार्केट वैल्यू कहीं पर आ नहीं रही है. तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में जो नॉन मॉनेटरी पार्ट है उसकी वैल्यू निकालेंगे कि भैया ये कितने में बिक सकता है, ओल्ड फ़ोन की कीमत क्या है. तो पहला मेथड तो कहता है कि भैया नए फ़ोन की कीमत देख लो. दूसरा कहता है कि भैया नए फ़ोन को ओपन मार्केट में बेच नहीं रहे हैं, ओपन मार्केट की वैल्यू नहीं पता है, तो उस केस में आप 20,000 रुपये ले रहे हैं, प्लस जो ओल्ड फ़ोन ले रहे हैं उसकी क्या कीमत होगी वो निकाल लो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लो और ऐड कर दो. ये हो गया मेथड नंबर 2. आपको निकालना नहीं होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा. सर अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों नहीं लग सकते तो क्या करेंगे? तो उस केस में आप क्या करना, उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट की जो कीमत है
लाइक काइंड एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट की जो कीमत है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेना। हालांकि आपको देखना होगा कि भाई वो आइडेंटिकल हो, सिमिलर इन नेचर हो, सिमिलर सर्कमस्टांस में हो, सभी चीज़ें आपको देखना होगा। ये नहीं कर सकते कि भैया कोई रेजिडेंशियल हाउस की इंटीरियर डेकोरेशन करनी है 1000 स्क्वायर फीट की, उसको आप 1000 स्क्वायर फीट के ऑफिस एरिया से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिडेंशियल अलग हो जाता है, ऑफिस अलग हो जाता है। कैनन हैवी ड्यूटी मशीन है, कैनॉट बी कंपेयर्ड विद ऑर्डिनरी लेजर जेट प्रिंटर। तो चीज़ समझिएगा, सिमिलर नेचर का होना चाहिए प्रोडक्ट। तो मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसके बदले मुझे नॉन मॉनिटरी मिल रहा है, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू निकल नहीं सकती, जो मुझे एक्सचेंज में सामान मिल रहा है उसकी वैल्यू भी नहीं निकल सकती है। तो भैया जो मैं सामान की सप्लाई कर रहा हूँ उसके मिलते जुलते प्रोडक्ट की क्या कीमत है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो लास्ट पार्ट, डी पार्ट, बेस्ड ऑन कॉस्ट एज पर रूल नंबर 30। मतलब भैया जो भी आपका खर्चा लगा उसमें 110% से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसमें 10% ऐड कर दो और उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो। अब है आपका रूल नंबर 28। इस केस में गुड्स और सर्विसेज की क्या सप्लाई होगी, वैल्यू क्या होगी बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। मतलब रिलेटेड पर्सन के साथ अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मैंने आपको वैल्यूएशन में कराया था कि अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तब क्या वैल्यू होगी, वैल्यूएशन रूल से देखेंगे। अगर रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है तब क्या वैल्यू होगी, वैल्यूएशन रूल्स में देखेंगे, तो वो आ गया है। और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये होता है कि भैया आपका एक ही पैन नंबर है, उसमें आपकी 2 एस्टैब्लिशमेंट है, दोनों का अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। अलग अलग मानते हैं क्योंकि अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है। या फिर कोई रिलेटेड पर्सन है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया, रिलेटेड पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं, एक बंदा दूसरे को कंट्रोल करता है, दूसरा पहले को करता है, दोनों को कोई थर्ड करता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है। एजेंट के थ्रू कर रहे हैं उसके लिए अलग बनाए प्रोविजन, अलग रूल बनाए, तो एजेंट को हटा दीजिए आप। बाकी जो है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन भी वही आपका सेम पैन पर 2 रजिस्ट्रेशन नंबर। उस केस में हम हमेशा ओपन मार्केट वैल्यू को ही कंसिडरेशन मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, क्योंकि आप अपने साथ, अपने रिलेटेड पर्सन के साथ तो आप कम ज़्यादा अमाउंट पर ट्रांजेक्शन कभी भी कर सकते हैं क्योंकि आप उसको जानते हैं। इसीलिए ओपन मार्केट वैल्यू ही जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ओपन मार्केट वैल्यू ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। बट अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर सिमिलर प्रोडक्ट की या सर्विस की जो सेम काइंड एंड क्वालिटी का मिल रहा है वो प्रोडक्ट सर्विस, उसकी वैल्यू जो है आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और सर अगर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते तो ए और बी के हिसाब से, तो रूल नंबर 30 के हिसाब से कॉस्ट निकालना और कॉस्ट में 110% से मल्टीप्लाई कर लेना। और रूल नंबर 31 भी है, और 31 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 31 ये है कि अगर भैया कोई भी मेथड नहीं निकलता ना, तो उस केस में जो है आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो कर कि भैया ये वैल्यू होनी चाहिए। और ये सभी के लिए, अगर भैया कोई मेथड लग ही नहीं रहा तो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तो प्रॉपर ऑफिसर वैल्यू निकालेगा। ये हो गया रिलेटेड पर्सन का केस। हाउएवर इसमें एक ऑप्शन दिया है, कंपल्शन नहीं है बट एक ऑप्शन दिया है, और वो ऑप्शन क्या है मालूम, कि भैया मैं अपने रिलेटेड पर्सन को जो गुड्स दे रहा हूँ यदि वो उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो जो रेसिपिएंट है वो उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो उसको फर्दर आगे सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जो ये मेरा व्यक्ति है, जो मेरा रेसिपिएंट है और जो आगे सप्लाई करेगा फाइनल कस्टमर को, वो जो अपने कस्टमर से प्राइस चार्ज करेगा तो उसमें प्रॉफिट उसका जुड़ा होगा, तो उसको 90% कर लीजिए, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, और वो मान ली जाएगी कि इतने वैल्यू पर मैंने सप्लाई करा है। किसको? मेरा रिलेटेड पर्सन को, या फिर जो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है वो, समझ गए? या जो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है वो। और ऑप्शन दिया है कंपल्शन नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जहाँ पे जैसे मैं सप्लाई कर रहा हूँ रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में, क्योंकि रूल नंबर 28 चल रहा है ना, देखो रूल नंबर 28 किसकी बात करता है, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वही चल रहा है। और उसमें अगर रेसिपिएंट फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, जो मैंने उसको दिया उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, तो जो इनवॉइस पर वैल्यू डिक्लेयर करी गई है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे कि भैया इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले रहा है, तो इतनी वैल्यू पर जीएसटी निकाल कर उसका इनपुट टैक्स लेगा, क्योंकि मैं उसको सप्लाई कर रहा हूँ तो उसके लिए इनपुट हो गया, तो फिर जो वैल्यू आई है ना वही वैल्यू को वो ओपन मार्केट वैल्यू ट्रीट करेगा। नाउ कम्स द रूल नंबर 29।
एजेंट की बात करते हैं तो एजेंट के केस में क्या होगा सर, अगर एजेंट हो गया, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है तो उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू ही मानी जाएगी, या फिर उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि एजेंट हमेशा ही आगे सप्लाई करेगा प्रिंसिपल का माल, तो उसके पास ऑप्शन है कि भैया जो भी मैं एजेंट को सप्लाई कर रहा हूँ और एजेंट आगे फाइनल कस्टमर को देगा तो उसकी प्राइस का 90% कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि मैंने इतने पर ही उसको सप्लाई करा है, 90% ऑफ प्राइस चार्ज for supply of goods of like kind and quantity by the recipient to his customer not being a related person where the goods are intended for further supply by the said recipient. वो रेसिपिएंट यानी कि मेरा एजेंट आगे सप्लाई करेगा सिमिलर गुड्स को अनरिलेटेड पर्सन को, कितने में सप्लाई करता है उसका 90% मान लो कि मैंने इतने पर इसको सप्लाई करा है, ठीक है ना भैया। और अगर ये नहीं लग सकता तो रूल 30 कॉस्ट का 110% या रूल 31 प्रॉपर ऑफिसर करेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अपने हिसाब से। तो ये जो है 3 रूल हैं, क्या क्या है, जहाँ पर प्राइस होल कंसिडरेशन नहीं है, दूसरा रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांजेक्शन है, तीसरा एजेंट के साथ ट्रांजेक्शन है। तो ये 3 आपको करने हैं। इसके बाद जो है वो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, उस केस में जो है सरकार बताती है कि आप इतना ही वैल्यू जो है मानेंगे। जैसे कि आप लॉटरी की जो है सेल होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत सारी लॉटरी निकालती है, उसमें जो है लॉटरी की टिकट बिकती है, तो लॉटरी की टिकट कौन बेचता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने एजेंट के थ्रू बेचती होगी। इस केस में जो भी टिकट की फेस वैल्यू है, माना जाएगा कि उसमें 28% का जीएसटी जुड़ा है, तो वैल्यू कितनी होगी वो आप निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई है 256, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने x में 28% जोड़ा होगा, x का 28% जीएसटी की रेट है, तो 256 आया होगा। तो x कितना हो गया, x क्या हो गया बताइए मुझे, आप बता सकते हैं आप, बस उसको वहाँ ले जाइए और सॉल्व कर लीजिए। आता ही नहीं आता आपको करना, कई बार ऐसा लगता है 6th स्टैंडर्ड सिखानी पड़ रही है। x प्लस 28% ऑफ x अगर 256 है, तो यानी कि ये हो गया 1 पॉइंट, तो ये हो गया यहाँ पर 1 प्लस 28% ऑफ x इक्वल टू 256। 100 अगर ऊपर चले जाएगा तो हो गया 100 प्लस 100x प्लस 28x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 256। तो ये हो गया 128x बाय 100 इक्वल टू 256। तो x हो गया 256, यानी जो भी अमाउंट आप चार्ज कर रहे हैं फेस वैल्यू है लॉटरी की, मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 128। तो ये 100 बाय 128 है, वो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी फेस वैल्यू है उसको अगर आप 100 बाय 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। 6th स्टैंडर्ड है, नहीं आता तो पढ़कर आइए। अब यहाँ बात करते हैं सप्लाई ऑफ लॉटरी ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। सर कर तो लिया हमने, हायर ऑफ द टू अमाउंट, हायर ऑफ द टू अमाउंट, या तो फेस वैल्यू का या फिर जो सरकार ने प्राइस नोटिफाई करी हुई है ऑफिशियल गजट में उसका 100 बाय 128, यानी कि 28% उसमें जुड़ा है, तो x कितना होगा वो निकालना है, सिंपल सी बात है। तो 100 कितना होगा देखना है। सप्लाई ऑफ लॉटरी ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये एक तो था रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में सेम ही चीज़ है, हायर ऑफ फेस वैल्यू या नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, उसमें 28% जीएसटी जुड़ा है, तो 100 कितना होगा वो देखना है आपको। सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब, बेट वगैरह लगती है उसमें जो है टोटलाइजेटर होता है, जो सबके पैसे कलेक्ट करता है, जो जीतता है उसको देता है। इस केस में जो फेस वैल्यू है बेट की 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट, यही वैल्यू है, जितनी की बेट लगी है वही वैल्यू है, या फिर जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं टोटलाइजेटर को वो आपका जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आखिरी बात करते हैं मनी एक्सचेंज सर्विस के लिए। इसके लिए रूल नंबर 32 सब रूल 2 क्लॉज ए है सीजीएसटी रूल्स 2017 का। मनी एक्सचेंज का मतलब आप डॉलर के बदले रुपया लेते हैं, रुपये के बदले डॉलर लेते हैं, या फिर रुपये के बदले आप पाउंड लेते हैं, यूरो लेते हैं, ये कैसे भी आप वाइस वर्सा कर रहे हैं, डॉलर के बदले यूरो ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। रुपये इन्वॉल्व भी हो सकता है और रुपये ट्रांजैक्शन ऐसा हो सकता है इन्वॉल्व भी ना हो, आपने डॉलर दिया यूके पाउंड ले लिया। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लेते हैं आप $1 लाख एक्सचेंज कर रहे हैं, तो $1 लाख एक्सचेंज करने के बदले
वो तो अपनी कुछ कमीशन ही लेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख रुपए हो गई जी। 1 लाख के तो नोट है, इसके बदले उसने डॉलर दिए होंगे। इसमें देखिएगा $1 जो है 62 रुपीज़ का है, यानी बैंक हमको कितने पर देगा? अगर मुझे $1 चाहिए तो बैंक मुझे 62 रुपीज़ लेकर देगा। और आरबीआई एक्सचेंज रेट है $1 की 61, यानी बैंक को आरबीआई कितने पर देगा? अगर बैंक को $1 लेना है तो उसे जो है 61 रुपीज़ आरबीआई को देने होंगे, और उसके बाद जो है वो मुझसे 62 रुपीज़ लेकर मुझे $1 दे देगा। तो बैंक ने ₹1 कमा लिया, पर डॉलर ₹1 कमा लिया। अगर 1 लाख डॉलर एक्सचेंज होते हैं तो बैंक ने जो है मनी एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड कर दी है। इसमें जो है INR1 जो है वो एक्सचेंज डिफरेंस है कि पर डॉलर ₹1 का जो है एक्सचेंज डिफरेंस है। अगर मैं उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करूँ 1 लाख डॉलर से, तो 1 लाख रुपए जो है मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई। मैंने 61 का आरबीआई से खरीदा और 62 रुपीज़ में मैंने कस्टमर को दिया, तो मैंने ₹1 का जो है वैल्यू एडिशन करा है, मतलब अपना पैसा ले रहा हूँ मैं, एक्सचेंज डिफरेंस, तो वो मैंने 1 लाख की वैल्यू प्रोवाइड करी है। अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तब आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर दे रखा था 61 रुपीज़ आरबीआई की रेफरेंस रेट, अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जैसे कि 62 रुपीज़ चल रहा है और 1 लाख यूएसडी है, तो 62 लाख की ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो रही है, उसका 1% एज्यूम कर लेंगे कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, और फिर इस वैल्यू ऑफ सप्लाई पर जीएसटी लगाएंगे आप। तो आरबीआई रेफरेंस रेट है तो डिफरेंस फाइंड कर लिया, और एक्सचेंज डिफरेंस जो अपना टोटल आया वो वैल्यू ऑफ सप्लाई था। और आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1% देख लिया कि भैया ये मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। ये रूल बताते हैं, ऐसा रूल में लिखा है। अगर क्रॉस करेंसी एक्सचेंज हो रहा है भाई, यूके पाउंड और यूएस डॉलर, 60,000 यूके पाउंड, 1 लाख यूएस डॉलर, और आरबीआई रेफरेंस रेट तो अवेलेबल है भाई, 62 रुपीज़ का यूएसडी है और 80 रुपये का पाउंड है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप रुपी टर्म्स में कन्वर्ट कर देख लीजिए जी, क्या आ रहा है? 62 लाख आ रहा है, दूसरी तरफ 48 लाख आ रहा है। कन्वर्ट कर जो भी लोअर है उसका 1% ले लीजिएगा सर। 48 लाख का 1% कितना होता है? 48,000। तो ये आपका जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जैसे ऊपर केस में 1% लिया वैसे ही नीचे लेंगे, बट यहाँ पर रुपी दे नहीं रखा ना, यहाँ पे पाउंड है और यूएस डॉलर है, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो विच एवर इज लोअर इन रुपी टर्म्स उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेना। ये है मेथड नंबर 1। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। वैल्यू फॉर कॉम्पोजिशन सप्लायर क्या होगी? रूल नंबर 32 सब रूल 2 क्लॉज बी। भाई कॉम्पोजिशन वालों के लिए ना बेनिफिट दिया हुआ है और उनके लिए मेथड नंबर 2 बताया हुआ है। पेपर में आ सकता है मेथड नंबर 1 से करो, मेथड नंबर 2 से करो, आपकी मर्जी है। मेथड नंबर 2 कहता है कि भैया जो भी आपकी ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज हो रही है, अगर वो 1 लाख रुपए तक है तो 1% ऐड कर दो, 1% डाल दो ग्रॉस अमाउंट का, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। जैसे ऊपर 1% किया था वैसे ही 1% कर दो, या मिनिमम 250 तो लगेंगे ही लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 25,000 रुपये नहीं है, मान लो कि अगर 24,000 रुपये हैं तो 1% 240 बनेगा, बट उस केस में भी आप 250 रुपये ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। कम से कम तो 250 रुपये माननी पड़ेगी। ये लिखा ना यहाँ पे कॉम्पोजिशन वाले में, कम से कम 250 तो माननी ही पड़ेगी आपको। सर 1 लाख से क्रॉस होगी मेरी ग्रॉस अमाउंट, मैं 2 लाख का एक्सचेंज कर रहा हूँ, 3 लाख का कर रहा हूँ, नॉट द एक्सचेंज डिफरेंस बट द टोटल अमाउंट। तो पहले 1 लाख पर तो पता लगी कि आपको 1% कितना होता है 1 लाख पर? 1,000 रुपये। 250 से एक्सीड कर गया ना, अगर 250 से कम होता तो 250 लेते हैं, बट 250 से एक्सीड कर गया तो उसको लेते हैं। तो 1% 250 से एक्सीड कर गया तो पहले 1 लाख पर तो 1,000 आ ही गया 1%। उसके बाद जो है 1% की जगह आपकी रेट कम कर दी, 0.5% कर दी। बाकी की अमाउंट पर, जो 1 लाख के ऊपर वाली अमाउंट है उस पर 0.5% कर दी। जैसे मान लेते हैं कि 9 लाख रुपए आपने एक्सचेंज करे, तो पहले 1 लाख पर 1,000 रुपये, और फिर बाकी कितने बच गए? 8 लाख और बच गए, उस पर 0.5%। तो 1% होगा 8,000, 0.5% होगा 4,000, तो 5,000 रुपये आपकी टोटल हो गई वैल्यू ऑफ सप्लाई। और सर अगर यही मेरा 10 लाख रुपये होता तो 10 लाख पर पहले 1 लाख पर कितना होता? 1,000 रुपये, और बाकी 9 लाख पर होता 4,500 रुपये, 0.5%, टोटल 5,500 रुपये। तो यदि 10 लाख से ऊपर का है ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज, तो पहले 10 लाख पर तो 5,500 निकाल ही लिया, और उसके बाद का जितना भी अमाउंट होगा उस पर सिर्फ 0.1% करेंगे, और 60,000 विच एवर इज लोअर, यानी 60,000 से कभी भी ऊपर वैल्यू मानेंगे ही नहीं कॉम्पोजिशन के केस में। जैसे 250 बता दिया ना मिनिमम, वैसे हाईएस्ट भी बता दिया 60,000 रुपीज। ये हो गया कॉम्पोजिशन का।
अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की। देखिए लाइफ इंश्योरेंस में आजकल कई प्रोडक्ट आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है टर्म इंश्योरेंस होता है जिसमें कि आप देते हैं 10,000 20,000 रुपये साल के और उसमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाता है। उससे सिर्फ आपका इंश्योरेंस कवर है, उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ डेथ पर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो भी आप दे रहे हैं प्रीमियम उसका 18% ही आप जीएसटी पे करेंगे। और कई बार प्रीमियम ऐसे होते हैं कि जिसमें रिस्क के साथ सेविंग भी आपकी करवाई जाती है। उस केस में आपको देखना होगा कि अगर सिंगल प्रीमियम दे रहे हैं, इकट्ठे दे रहे हैं, तो 10% जो है प्रीमियम वैल्यू का मान लेना वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अगर आप अमाउंट एलोकेट कर रहे हैं सेविंग के लिए, वो पॉलिसी में लिख रखी है एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो भैया जो ग्रॉस प्रीमियम मैं दे रहा हूँ उसमें से सेविंग का पोर्शन हटा लो, क्योंकि वो तो सेव होगा। वो तो सेविंग कर रहे हैं आप, सेविंग करते हैं, बैंकों में भी सेविंग करते हैं, जीएसटी थोड़ी कटते रहता है उस पर। तो सेविंग का पोर्शन हटा लो और बाकी पोर्शन जो आपने इंश्योरेंस का दिया उस पर 18% चार्ज कर दो। अगर सिंगल प्रीमियम भी नहीं है और आपको पता नहीं कि सेविंग का पोर्शन कितना है, तो बाकी केस में 25% जो है फर्स्ट ईयर में जो भी प्रीमियम आप दे रहे हैं पहले साल में 25% मान लेना, और उसके बाद 12.5% सब्सिक्वेंट ईयर्स का प्रीमियम मानते रहना, अगर पहले और दूसरी कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा है तो। और आखिरी है वैल्यूएशन रूल्स। बात करते हैं एयर ट्रेवल एजेंट्स की जो एयर की टिकटें बेचते हैं। तो या तो उनकी आप कमीशन कैलकुलेट कर लीजिए, एक्यूरेट कमीशन, और उस पर जीएसटी दे दीजिए, या फिर दूसरा मेथड लगा लीजिए जो वैल्यूएशन रूल्स में गिवन है। डोमेस्टिक ट्रैवल के केस में बेसिक फेयर का 5% और इंटरनेशनल ट्रैवल के केस में बेसिक फेयर का 10%। वैल्यू ऑफ सप्लाई मानकर टैक्स दे देना सर, जीएसटी दे देना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको करना है और इसी के साथ आपके वैल्यूएशन के रूल्स खत्म हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे दोबारा से एक बार पढ़ना है जो मैंने बताया है, अपने नोट्स को गो थ्रू करेंगे और फिर अपने स्टडी मॉडल के सभी क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी इस सब्जेक्ट पर कमांड बनेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टाटा एंड बाय बाय।